वडनगर की दूसरी एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है तानारीरी गार्डन। ये दोनों तानारीरी बहनों को जब ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था तब उन्होंने जहर खा लिया था। तब उन्होंने मरते मरते एक ऐसा शाप दिया राजा अकबर को। ये है वडनगर का फेमस मॉन्यूमेंट जिसको कीर्ति तोरण बोलते हैं। वडनगर का वो फेमस शर्मिष्ठा लेक जो पूरे भारत में फेमस है। वडनगर की और एक ऐतिहासिक जगह जो है सप्तऋषि आरोह। अब इस अचपल कुंड का दूसरा नाम गौरी कुंड है। वाव की स्टार्टिंग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से स्टेप बनाए गए हैं। वडनगर की दूसरी एक हिस्टोरिकल प्लेस जिसका नाम है तानारीरी गार्डन। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं तानारीरी गार्डन पे और चलिए चलते हैं तानारीरी गार्डन के अंदर और यहाँ की हिस्ट्री जानते हैं और इसका नाम इस तरह तानारीरी क्यों रखा है वो पता लगाते हैं। चलिए मेरे साथ अंदर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक सिस्टर की समाधि है। ये ताना जो दो में से एक सिस्टर थी उनकी ये समाधि यहाँ पे बनाई गई है और एक दूसरी समाधि ये रही जिनका नाम था रीरी। तो चलिए जानते हैं कि क्यों इन दोनों सिस्टर ने समाधि ली उस वक्त। मशहूर कवि नरसिंह मेहता, गुजरात में नरसिंह मेहता का नाम बहुत बड़ा है और नरसिंह मेहता की प्रपोत्री और उन दोनों लड़कियों का नाम था ताना और रीरी। यानी आप समझ सकते हैं कि उनके जीनेटिक की बाई जीन सी जो उनको संगीत का नॉलेज मिल गया था। अब ताना रीरी जो थे वो उनके मल्हार राग के लिए बहुत फेमस थे पूरे वडनगर में। तानारीरी दोनों बहनों का समाधि रहने का जो मेन जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं मुग़ल सल्तनत से जुड़ा हुआ है। उस वक्त दिल्ली में अकबर का शासन था, मुग़ल सल्तनत का शासन था और मुग़ल सल्तनत के शासन में जो 9 रत्न थे उसमें थे एक तानसेन रत्न। तो अकबर बादशाह ने एक बार तानसेन को बुला के कहा कि मुझे दीपक राग सुनना है, कि जो दीपक राग में उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि दीपक राग जो है उसको गाते ही दीपक प्रज्वलित हो जाते थे और गाने वाले की मृत्यु भी हो सकती थी और जो गाने वाला था उसके शरीर में जैसे ज्वाला जैसे बहती इस तरह की चुभन एक शुरू हो जाती थी और दीपक राग गाने के बाद तुरंत ही फिर मल्हार राग गाना पड़ता था और मल्हार राग गाने से ही वो जो शरीर में जो भी उनको ज्वालाएं जो जलती थी उसका एक सॉल्यूशन मल्हार राग करके था। राजा अकबर के दरबार में तानसेन ने दीपक राग गाया और उस जैसे ही उन्होंने अपना ये राग शुरू किया तो इतिहास गवाह है कि जितने भी दिए थे वो प्रज्वलित हो गए थे और उसको गाने से तानसेन के गले में जैसे बोलते हैं गले में यहाँ पे ऐसे गले में इन्फेक्शन जैसे बोलते हैं कि भाई फफूसे पड़ गए थे और उनको तानसेन को बुखार आ गया था। अब तानसेन वो कंडीशन में नहीं थे कि वो मल्हार राग गा पाए। इसके लिए उन्होंने राजा अकबर से कहा कि मुझे मेरे इलाज के लिए और ये जो मल्हार राग गाता है उनके पास जाके मुझे मेरा इलाज करवाना पड़ेगा। तानसेन को कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि गुजरात के जो वडनगर है वहाँ पे 2 बहनों को मल्हार राग आता है। ये सुन के तानसेन दिल्ली से अकेले वडनगर में आके बस गए और वडनगर में उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक है। और फिर एक बार जब वो कुएं के पास बैठे हुए थे तब 2 बहनें कुएं में से पानी भर रही थी और जो कुएं में जब वो जो घड़ा वो बेड़ा बोलते हैं जब उसको अंदर डालते हैं और उसमें से जो आवाज़ निकलती है उसको मल्हार राग बोलते हैं। और इसी तरह का कुछ आवाज़ उन बहनों ने काफ़ी मुश्किल से सीखा हुआ था और तानसेन को पता चल गया कि इन दोनों बहनों को मल्हार राग आता है। तो उन्होंने
तानसेन ने उन दोनों बहनों से रिक्वेस्ट की, न कि तानसेन बन के, लेकिन कहा कि मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे इस तरह का जो ये हुआ है, मुझे बुखार आया है, मेरी शरीर में ज्वालाएं प्रज्वलित हो चुकी है, तो आप अगर मल्हार राग गाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये सुन के वो दोनों बहनों ने तानसेन की मदद की और मल्हार राग गाया। और कहा जाता है कि मल्हार राग गाते ही बारिश हुई और तानसेन की जो शरीर की अग्नि थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई और बिल्कुल ठीक हो गए थे। जैसे ही तानसेन दिल्ली दरबार पहुंचे तो राजा अकबर समझ गए थे कि इनकी जो शरीर की बीमारी थी, जो दीपक राग से हुई थी, वो अब ठीक हो चुकी है। तो राजा अकबर ने उनसे कहा कि आप हमें बताइए कि ये किस तरह ठीक हुआ। लेकिन तानसेन ने उन दोनों बहनों को वादा किया था कि मैं आपको नाम किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन राजा अकबर ने उनसे कहा कि अगर आप हमें ये नाम नहीं बताओगे तो आपको कुछ भी सजा हम दे सकते हैं। तो घबरा के तानसेन दोनों बहनों का नाम दे दिया। अब राजा अकबर तो नहीं चाहते थे दोनों बहनों को वहाँ लाना, लेकिन राजा अकबर के जो 2 पुत्र थे उन्होंने सोचा कि इन दोनों बहनों को तो यहाँ पे होना चाहिए दिल्ली दरबार में। ये सोचकर वो दोनों पुत्र वडनगर आ गए और ज़बरदस्ती से ताना और रीरी दोनों बहनों को खींच के ले जा रहे थे। ये देखकर नगरजन जो भी थे, नगरजन ब्राह्मण लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और दोनों भाइयों को यहीं पे ही मार डाला। जैसे ही राजा अकबर को ये समाचार मिले कि उनके दोनों पुत्रों को इस तरह से कत्ल कर दिया गया है, तो राजा अकबर ने सेना लेके वडनगर पे चढ़ाई की और उन दोनों बहनों को पकड़ के ले जा रहे थे। अब जो ताना रीरी जो दोनों बहनें थी और ये वडनगर नागर ब्राह्मण लोगों का राज्य था, तो उनके लिए काफ़ी ये अपमान की बात थी कि कोई एक मुसलमान के साथ इनको जाना पड़ता है दिल्ली दरबार। ये सोच के ताना रीरी बहनों ने रास्ते में ही उनकी अंगूठी में पहले से जहर छुपाया गया था और उन लोगों ने रास्ते में ये जहर खा लिया। उसकी याद में ये ताना रीरी गार्डन यहाँ पे बनाया गया है और उनकी ये 2 समाधि यहाँ पे मौजूद है। वडनगर है कई सालों से म्यूज़िक की नगरी यानी संगीत नगरी के नाम से प्रख्यात है। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये पूरा एमपी थिएटर बनाया हुआ है। 2010 में वडनगर में ये एमपी थिएटर बनाया गया यहाँ पे ताना रीरी गार्डन में, और हर साल यहाँ पे म्यूज़िक का काफ़ी बड़ा फंक्शन रखते हैं और भारत के सभी बड़े बड़े गायक संगीत कलाकार यहाँ पे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 2010 में लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर ने यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और कहा जाता है कि उस जो भी वो कार्यक्रम होता है एक परफॉर्मेंस बेस के ऊपर उसमें इनाम दिया जाता है। तो आप सोचिए वडनगर जो सालों से संगीत का वारसा अपने अंदर एक समेटा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की पहल से फिर से इस वारसे को जागरूक किया गया है। ताना रीरी बहनों ने मरते वक्त राजा अकबर को एक ऐसा शाप दिया था, उसका शाप का परिणाम आज हमें देखने मिल रहा है। वो शाप ये है, ताना रीरी बहनों ने कहा कि ए अकबर तुम हमें यहाँ से जो खींच के ले जा रहे हो, हम अपना प्राण यहीं पे ही त्याग रहे हैं, लेकिन याद रखना एक दिन तेरी दिल्ली की गादी पे हमारे वडनगर का पुत्र बैठेगा। आप सोचिए वो शाप अभी सच हो गया है कि वडनगर का पुत्र नरेंद्र मोदी जी अभी दिल्ली की गादी पे बैठे हुए हैं। ताना रीरी गार्डन के बारे में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उतनी मैंने आपको शेयर करी। अगर उसमें कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए चलते अब वडनगर के दूसरे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे। ये है वडनगर का फेमस मॉन्यूमेंट जिसको कीर्ति तोरण बोलते हैं। ये कीर्ति तोरण आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे गेट दिख रहा है और एक उसके पीछे गेट दिख रहा है। कहा जाता है कि ये जो 2 कीर्ति तोरण बनाए गए हैं वो मंदिरों का मेन प्रवेश द्वार था। अभी मंदिर का कोई अवशेष नहीं रहा है, लेकिन ये कब बना था वो भी इतिहास में प्रमाणित नहीं होता है। सिर्फ अभी ये पिलर बचे हैं, मंदिर का कोई अवशेष दिखाई नहीं दे रहा है।
ये पिलर की आप संरचना देख सकते हैं। ये देखिए पूरा ये सभी हाथी की बनावट की गई है। और यहाँ पे ये देखिए अलग अलग नृत्य करते हुए लोगों को बताया गया है। अभी ये खंडित हो चुका है, यानी कि इसमें से जो बनावट थी, ऊपर की बनावट सब टूट चुकी है। अगर आप सोचिए कि जब बना होगा तब कितना सुंदर यहाँ पे नक्शी काम देखने मिला होगा। अभी इतना खूबसूरत लग रहा है, तो जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब कितना अच्छा लग रहा होगा। वडनगर का वो फेमस शर्मिष्ठा लेक जो पूरे भारत में फेमस है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ शर्मिष्ठा लेक के। और शर्मिष्ठा लेक की आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। शर्मिष्ठा लेक जो बनाया गया था सोलंकी डायनेस्टी यानी सोलंकी वंश जब यहाँ पे था। अब सोलंकी वंश का जो टाइमिंग है वो कम से कम बताया जाता है 1500 से 2000 साल पहले ये लेक बनाया गया था। और जितने भी पुराने ग्रंथ है उसमें इस लेक के बारे में कुछ न कुछ उसका उल्लेख किया गया है। तो चलिए आज देखते हैं शर्मिष्ठा लेक को। देखिए यहाँ से मैं आपको पूरा शर्मिष्ठा लेक का पाथवे बनाया हूँ, जो वडनगर में फेमस एक टूरिस्ट प्लेस के लिए। आप देखिए पूरा कॉरिडोर, क्या एरिया कवर किया गया है। और ये जैसे लेक के ऊपर आप चल रहे हो, आपको ऐसा फीलिंग आएगा। वडनगर को संगीत का इतना सारा प्रभाव है। आप देख सकते हैं कि वडनगर में जो शर्मिष्ठा लेक का रिनोवेशन हुआ है उसमें जो जाली यूज़ हुई है, आप ये देखिए मंदिर है और उसके नीचे सारे ग म प ध नि सा, सारे ग म प ध नि सा। जालियों में भी सारे ग म प ध नि सा इस तरह की जाली की बनावट की गई है। देखिए एमपी थिएटर पूरा अंदर से, सामने पूरी जो वाइट वॉल दिखती है वहाँ पे प्रोजेक्टर से अगर कुछ बताना हो तो वो वाइट वॉल का यूज़ होता है। और ये सब सिटिंग अरेंजमेंट है। पूरा ये एमपी थिएटर जो शर्मिष्ठा लेक के सेंटर में आया हुआ है। शर्मिष्ठा लेक के पास ही वडनगर जिस चीज़ के लिए फेमस है, संगीत के लिए, यहाँ पे शर्मिष्ठा लेक के पास ही आप देख सकते हैं पीछे छोटे छोटे हट बनाए हुए और उसके अंदर म्यूजिशियन के स्टैचू बनाए हुए हैं। और यहाँ पे अलग अलग राग जो आपको हेडफोन फिना के यहाँ पे ऐसे वो लोग बताते हैं कि भाई ये राग इस तरह है, ये राग इस तरह। आप देखिए पीछे वृंदावनी राग, यमन राग, बाहर राग। तो चलिए इसमें से राग सुनते हैं और हमको क्या पता चलता है इसमें। देखिए यहाँ पे केदार राग, यहाँ के वॉलंटियर्स हमको हेडफोन कान पे पिना के फिर पूरा राग बजाते हैं। और आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिशियन के स्टैचू लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुल मिला के 10 राग का इस तरह से आप हेडफोन में सुन सकते हो। और एक चीज़ बताऊं, अगर आपको पूरे 10 राग सुनने हैं तो जैसे मैंने बताया कि केदार राग से शुरुआत करनी है और उसके बाद आता है वृंदावनी राग, फिर मल्हार, उसके बाद मल्हार नहीं सॉरी बाहर राग। लेकिन आपको दीपक और मल्हार राग तक सुनने के लिए सभी राग सुनने पड़ेंगे। लास्ट में आप दीपक और मल्हार राग सुन पाओगे। यहाँ पे ताना रीरी जो बहनें थी, दोनों को इस राग के लिए अपनी जान देनी पड़ी थी। ये मल्हार राग भी यहाँ पे आपको सुनने मिल जाएगा। वडनगर की और एक ऐतिहासिक जगह जो है सप्तऋषि आरो। अब सप्तऋषि आरो यानी आपको समझ गए होंगे 7 ऋषियों का आरो मीन्स कुंड। तो चलिए चलते हैं आरो में और इसके इतिहास को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या हिस्ट्री है और क्यों ये बनाया गया था। वो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो सप्तऋषि आरो का कंस्ट्रक्शन है। लग रहा है कि थोड़ा सा खंडित हो गया है। ये जो पूरा आप सामने जो सरोवर देख रहे हो विश्वामित्री सरोवर है। और विश्वामित्री सरोवर के किनारे एक जो टूटी फूटी इमारत है, ये सप्तऋषि आरो है।
कहा जाता है कि यहाँ पे 7 ऋषियों ने तप किया था, इसके लिए इसका नाम सप्त ऋषि आरो रखा गया है। ये आप यहाँ पे ऋषि मुनियों के स्टैचू देख सकते हैं। आप सरोवर के किनारे जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको ऐसे टूटे फूटे पत्थर देखिए आपको देखने मिल जाएंगे। ये पत्थरों की लाइन पूरी ये आगे जा रही है। ये विश्वामित्री सरोवर के किनारे एक आपको एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा और इसकी जो ये विश्वामित्री सरोवर के किनारे है और इसका अगर आप विश्वामित्री सरोवर के बॉर्डर के आगे आगे जाओगे तो वहाँ पे सप्तऋषि का आरोह है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ न कुछ इमारत कोई मौजूद होगी जिसके अवशेष जहाँ पे जब जो मैंने आपको पत्थर बताए उसके वो अवशेष थे। ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर रहा होगा। देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर झाड़ियों में छिपा हुआ है। मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ तक मैं आगे जा पाता हूँ। ये देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर ये झाड़ियों में छुपा हुआ है और ये देखिए आगे ये विश्वामित्री सरोवर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अजमल कुंड में आप जो ये छोटे छोटे द्वार छोटे छोटे इस तरह से जो गैप लगे हुए उस वक्त यहाँ पे दिए रखे जाते थे और नाइट में यानी रात को जो भी यहाँ रास्ते से जो यहाँ से रास्ते से पसार होता था उसको ये कुंड दिख जाता था और उसके लिए यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था होती थी और यहाँ पे ये लोग विश्राम करते थे। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे इस तरह से स्टेप बनाए गए हैं। अब ये स्टेप पूरे जैसे यहाँ भी देखिए आप ये स्टेप इस तरह से ये जो पूरी वाव खाली हो जाती होगी। करीबन ये 20 मीटर गहरी अजमल कुंड है और जब ये पूरा पानी खाली हो जाता है तब ये जो स्टेप्स है बिल्कुल नीचे तक रहते थे ये स्टेप्स। कितना बड़ा ये दिया है, ये आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्या कंस्ट्रक्शन ये बनाया गया है, लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह से पूरा काला हो गया है। इसी के अंदर लकड़े कौल से डाल के इसमें आग जलाई जाती थी जिससे कि यहाँ पे रात को पूरा ये जो कुंड है वो प्रकाशित रहता था और यहाँ पे नीचे छोटे छोटे दिए रखे जाते थे। इस अजपल कुंड का दूसरा नाम गौरी कुंड है और इस अजपल कुंड को आपने देखा कि मैंने बताया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पूरे कुंड को बनाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं वडनगर के दूसरे लोकेशन पर। वडनगर की एक वाव पे मैं अभी आ चुका हूँ। ये है पंचम मेहता की वाव है और ये वाव की परिस्थिति अच्छी नहीं है। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे पत्थर थोड़ा काफ़ी सब टूटा हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात है कि ये वाव में अभी तक पानी मौजूद है। अभी देखिए इसके अंदर अभी भी आपको पानी दिख रहा है, ये पानी मौजूद है पंचम मेहता की वाव में। और ये देखिए ये पूरी वाव भी कई जगह पे नक्शी काम टिका हुआ है और ये देखिए पूरी वाव का मैं आपको यहाँ से दृश्य बताता हूँ कितनी बड़ी और शानदार वाव है। अभी भी पानी मौजूद है, इसका मतलब है कि ये वाव अभी भी काम दे रही है। वाव की स्टार्टिंग होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से स्टेप बनाए गए हैं और आप सोचिए वाव की लेंथ देखिए, करीबन 100 फीट की ये वाव होगी तो डीप कितनी होगी आप सोच सकते हैं। ये देखिए वाव के स्टार्टिंग में ही एक इस तरह का मॉन्यूमेंट्स बनाया हुआ है, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इतनी अच्छी वाव की कंडीशन वडनगर में आप सोचिए किस तरह की। आप देखिए मेरे पीछे
पिलर्स टूटे हुए हैं, कुछ ऊपर की फ्लोर सब निकलने आई है। ओहो, और वाव की कंडीशन तो मैंने आपको बताई। आर्कियोलॉजी साइट में इसको भी इंक्लूड करना चाहिए और इसका भी कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। कितनी बढ़िया वाव है वडनगर में, आप देखिए। वडनगर एक सही में ऐतिहासिक नगरी है। मैंने जितना जाना, वडनगर उससे 10 गुना पुरानी नगर है ये। नागर ब्राह्मणों से लेके अभी जो वडनगर दिख रहा है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन हाँ, वडनगर की एक बात है कि ये शहर, ये नगर कभी पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। ये नगर हमेशा यहाँ पे यहीं पे रहा है और इसने काफ़ी युद्ध भी देखे हैं। हाँ बिल्कुल, इसको तालाब की जैसे यानी लेक सिटी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे करीबन मैंने सुना है कि जो शर्मिष्ठा लेक मैंने बताया उसके अंदर 360, आप सोचिए कि 360 कुएँ थे उस लेक के अंदर। और यहाँ पे हर जगह रोड के दोनों साइड आपको लेक देखने मिल जाएंगे। और वडनगर ये जो मैंने आपको वडनगर के बारे में बताया, मैं तो काफ़ी इमोशनली अटैच हो गया हूँ वडनगर के साथ। और आप यहाँ पे आओ तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक गाइड करवा लेना। हर जगह पे गाइड होते ही है, लेकिन एक आप गाइड करवा लेना। वो आपको वडनगर के बारे में डिटेल्स जानकारी देगा और काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं वो। तो मैंने जो भी वडनगर के बारे में बताया, अगर इसमें आपको अगर कुछ गलती दिखे, इसमें अगर कुछ मेरे से भूल हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सही में वडनगर एक ऐसी सिटी है कि जिससे आप इमोशनल अटैच हो जाएंगे। भारत का इतिहास काफ़ी बड़ा है, जितना हम समझते हैं उससे काफ़ी बड़ा भारत का इतिहास है। इट्स अमेजिंग सिटी, द वडनगर इज़ द अमेजिंग सिटी। तो आइए वडनगर घूमिए और वडनगर के बारे में दूसरे लोगों को भी आप जानकारी दीजिए। हमारा भारत का इतिहास सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा है। तो चलिए, ये व्लॉग, ये जो मैंने पार्ट में जो व्लॉग बनाया, ये इस व्लॉग को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच मेरे दोनों पार्ट देखने के लिए वडनगर के बारे में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।